अ बिग हेलो टू ऑल माय सुपर हीरोज़। आज के डिस्कशन का टॉपिक है थेफ्ट। एक्चुअली मुझे किसी ने शिकायत की कि आपके डिस्कशन के टॉपिक्स बहुत ड्राई और बोरिंग क्यों होते हैं। तो आज हमने सोचा कुछ चटपटा उठाया जाए एंड थेफ्ट केम टू माय माइंड। Theft has been discussed in section 378 and 379. 378 थेफ्ट की डेफिनेशन देता है और 379 थेफ्ट का चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन मतलब जिसमें पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, क्योंकि जब चार्ज किया जाता है तो डेफिनेशन वाले सेक्शन में चार्ज नहीं किया जाता। जो चार्ज फ्रेम होता है अगेंस्ट द अक्यूज्ड, वो चार्ज डेफिनेशन वाले सेक्शन में फ्रेम नहीं होता, वो पनिशमेंट वाले सेक्शन में फ्रेम होता है। रीज़न बीइंग, हम चार्ज में ये कहते हैं कि आपने वो एक्ट कमिट किया है विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन सो एंड सो, दैट इज़ द चार्जिंग सेक्शन, पीनल सेक्शन जो है पनिशमेंट वाला। तो अब हम आते हैं थेफ्ट के थ्रेडबेयर डिस्कशन पे। जब आप थेफ्ट पढ़ने जाएंगे तो हर टीचर आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, या फिर बुक्स भी आप बहुत डिफरेंट आईपीसी की बुक्स उठाएं, उसमें भी इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए गए हैं अलग अलग ऑफेंसेस के। तो एज अ लॉ स्टूडेंट माय कन्फ्यूजन वाज, सिंस आई वाज अ स्टूडेंट विदाउट एनी लीगल बैकग्राउंड, तो हमें लॉ का ABC भी नहीं आता था। तो माय कन्फ्यूजन वाज, किसी बुक में 4 इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, किसी में 5 इंग्रेडिएंट दिए हैं, कौन से लिखने हैं कौन से नहीं लिखने हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, बुक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बेयर एक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेयर एक्ट क्या भला है। और ये क्वेश्चंस जो हैं इतने स्टूपिड होते हैं कि आप क्लास में डिस्कस भी नहीं करना चाहते। सो टुडे आई एम हियर टू आंसर ऑल दीज स्टूपिड क्वेश्चंस सो दैट यू गेट अ ग्रिप ऑफ आईपीसी। सिर्फ थेफ्ट की बात नहीं, किसी भी सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स जो हैं, किसी भी ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि आप इंग्रेडिएंट्स निकालें कैसे। ठीक है, जैसे कोई अच्छा शेफ़ होता है, वो डिश को टेस्ट करके ये बता देता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, वैसे एज अ पैशनेट स्टूडेंट ऑफ लॉ आप जब कोई सेक्शन को पढ़ें तो वो पढ़ के आप ये बता सकें कि इस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स हैं क्या। तो उसका जो मेरा तरीका है इंग्रेडिएंट्स फाइंड आउट करने का, और इसमें फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप इस तरह से इंग्रेडिएंट्स निकालेंगे तो आप वो इंग्रेडिएंट्स भूलेंगे नहीं। होता क्या था, एज अ स्टूडेंट कभी कभी हम 4 इंग्रेडिएंट्स याद करके जाते थे और उसमें से एक मिस आउट हो जाता था वाइल राइटिंग द आंसर, क्योंकि हमने समझा नहीं होता था कि उसका इंग्रेडिएंट्स का मतलब है क्या। तो हियर आई एम टीचिंग यू हाउ टू टेक आउट द इंग्रेडिएंट, और वो कैसे करते हैं, वो करने का मेरा तरीका बहुत सिंपल है। यू जस्ट हैव टू ब्रेक द सेक्शन। सेक्शन को जब आप तोड़ेंगे, उसकी हड्डियाँ और पसलियाँ जब अलग करेंगे, तो आपको इंग्रेडिएंट्स अपने आप ही मिल जाएंगे। सो हियर आई एम ब्रेकिंग सेक्शन 378। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उस सेक्शन को लाइन में लिखने के बजाय आई हैव ब्रोकन डाउन द वर्ड्स ऑफ द सेक्शन। The keywords of any section, be it IPC और contract or whatever, हमेशा जो keywords हैं वो आपके लिए बहुत important है, वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। एक और stupid question ये था कि section को रटना चाहिए कि नहीं रटना चाहिए, रटने से क्या फ़ायदा है और नहीं रटने से क्या नुकसान है। तो सारे sections तो हम नहीं रट सकते हैं। आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़, आपको रटना नहीं है, बट आपको उस सेक्शन के जो कीवर्ड्स हैं वो ज़रूर पता होने चाहिए, रटे होने चाहिए, वो आपके दिमाग में बिल्कुल हार्ड डिस्क में आ जाने चाहिए। सो आई एम रीडिंग इट आउट। हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, इट शुड हैव बीन डिसऑनेस्टली, intending to take dishonestly to any property, any movable property out of the possession of any person without that person's consent, moves that property in order to such takings।
तो ये जो हाईलाइटेड और अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये हैं इस सेक्शन के कीवर्ड्स, और ये जो हमने पॉइंट्स बना लिए हैं तो इससे हमें मिल गए इंग्रेडिएंट, मतलब 1 2 3 4 5 इंग्रेडिएंट्स हैं इस ऑफेंस के लिए। सो हियर कमिंग टू द वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट, वेरी फर्स्ट भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स आपको कहाँ हेल्प करते हैं? आपको हेल्प करते हैं व्हेन यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, तब, या कोई सा भी जब आप एज अ जज व्हेन यू आर राइटिंग द जजमेंट, तब भी आपको ये इंग्रेडिएंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तभी आप उसके बेसिस पे यू कम टू अ कंक्लूजन वेदर द पर्सन हैज़ एक्चुअली committed the theft or not, whether it is theft or it is misappropriation of property or it is something else like breach of trust है कि theft है या misappropriation of property है, क्या offense है, उसके लिए ये ingredients find out करना बहुत important है। तो जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैंने बताया आपको वो है इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। आई एम यूजिंग द ओनली द वर्ड्स ऑफ द बेयर एक्ट। इसको आप अगर हेडिंग फॉर्म में चेंज करके लिखना चाहें तब भी कीवर्ड्स वही होंगे। यहाँ पे हर जगह डिसऑनेस्टी लिखा हुआ है, वाइल इट शुड हैव बीन डिसऑनेस्टली, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। नाउ लेट्स इंटरप्रेट दैट। इंटेंडिंग फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड डिसऑनेस्टली। इंटेंड कब करते हैं? इंटेंड कैसे किया जाएगा? बॉडीली कोई एक्शन तो नहीं होता इंटेंड करने का। इंटेंड कैसे होता है? माइंड से होता है। यू आर थिंकिंग एंड दैट इज योर इंटेंशन। सो जो इंटेंशन है वो कैसा होना चाहिए? डिसऑनेस्ट होना चाहिए। सो योर इंटेंशन हैज़ टू बी डिसऑनेस्ट। ओके, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। तो ये है इस ऑफेंस का मेंसरिया, मतलब मेंटल स्टेट जो है किसका? अक्यूज्ड का। मेंटल स्टेट डिसऑनेस्ट होना चाहिए। अब डिसऑनेस्ट आईपीसी के हिसाब से क्या है वो डेफिनेशन आपको आईपीसी के सेक्शन 24 में मिलेगा, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। which says whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. Okay. तो यहाँ पे भी कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person और wrongful loss to another person। तो ज़रूरी नहीं है कि एक को नुकसान हो और एक को फ़ायदा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इफ़ द इंटेंशन इज़ टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन विदाउट एनी गेन, तब भी वो डिसऑनेस्ट है। एंड इफ़ इट इज़ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन ओनली टू वन पर्सन, नो लॉस टू द अदर, तब भी वो डिसऑनेस्ट है एज पर सेक्शन 24। सो इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली will be the mental element present in the act of theft। ये mental element किसका opposite है आपको लगता है? ये mental element opposite है good faith का, ये opposite है mistake का। So the defenses that can be taken can be mistake, can be good faith। तो अगर कोई चीज़ mistakenly उठा ली गई, if you thought that the property which is lying on the table of your friend is your own property, और ये सोचते हुए, ऐसा समझते हुए in good faith that it is your own property, you took it, then it will not amount to theft, क्योंकि यहाँ पर जो intention है, जो mental element है, वो present नहीं है। अब ये जो सेक्शन 24 में आपने देखा wrongful loss to one person and wrongful gain to another person, ये क्या है? ये एज पर सेक्शन 23 इज़, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट टू यू, wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled, and wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing is legally entitled।
तो यहाँ पे जो चीज़ें अंडरलाइन होनी चाहिए थी, जो सॉरी मैं नहीं कर सकी, भूल गई मैं। बाय अनलॉफुल मीन्स, अनलॉफुल मीन्स से आप गेन कर रहे हैं, कोई फ़ायदा उठा रहे हैं। बाय अनलॉफुल मीन्स किस चीज़ में? ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कंपनी की कार है जो आपको एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए दी गई है, उस कार को अगर आप अनऑथराइज्डली विदाउट एनी परमिशन लेकर के जाते हैं, अपने पर्सनल कामों में लगाते हैं, अपने फ्रेंड्स को लेंड आउट करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं, सो बाय यूजिंग दैट कार you are actually wrongfully gaining something to which you are not legally entitled। और सिमिलर केस होगा wrongful लॉस का भी। यहाँ पे भी unlawful मीन्स का यूज़ हो रहा है for property, for causing loss to property to which the person losing is legally entitled। कि a person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully। A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of any property। तो यहाँ पे acquire या तो acquisition आपका wrongful है, तब भी वो रॉन्गफुली माना जाएगा। मतलब अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी चोरी कर ली, किसी की कार चोरी करके लेके चले गए, तो भी वो रॉन्गफुल गेन की कैटेगरी में आएगा। और अगर आपने लिया था लीगली, सपोज द कार केम टू योर गैराज फॉर गेटिंग इट रिपेयर्ड एंड यू रॉन्गफुली रिटेन्ड दैट, जब आपको वापस दे देनी थी आपने वापस नहीं की और अपने यूज़ में उसको यूज़ कर लिया, सो दैट इट वॉज अक्वायर्ड लीगली बट इट वॉज केप्ट, इट वॉज रिटेन्ड रॉन्गफुली। तो दोनों ही केसेस में ये रॉन्गफुल गेन की कैटेगरी में आएगा। सिमिलर विल बी द केस अगर आपने किसी को उसके घर से ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया, तो भी वो रॉन्गफुल लॉस की कैटेगरी में आ रहा है। और अगर उसको घर में घुसने से रोक दिया, तब भी वो रॉन्गफुल गेन की कैटेगरी में आएगा। सो दैट deprivation ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। तो ये गुड फेथ वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं इस सेक्शन में। इलस्ट्रेशन M, N और P में आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर गुड फेथ में कोई एक्ट किया जाता है, एंड देन दैट विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ theft। अब आई एम नॉट रीडिंग आउट द illustrations, but the illustrations are very important for you from the examination point of view। कभी कभी exact illustrations भी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी उन्हीं illustrations पे based कोई केस पूछ लिया जाता है। so you have to read each and every illustration। आप भले ही किसी जो आंसर है उसमें सारे इलस्ट्रेशंस मेंशन ना करें, तब भी आपको इलस्ट्रेशन सारे पढ़ने ज़रूर हैं। अब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को एक एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर एक वाइफ है, वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी को बिना हस्बैंड के कस्टडी के डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसके घर से या उसकी कस्टडी से वो चीज़ ले लेती है, तो वो तो थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज शी इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू इट। बट अगर वो अपने स्त्रीधन को उसका हस्बैंड की कस्टडी से भले ही चुपके से ले लेती है या बिना उसकी नॉलेज, बिना परमिशन के ले लेती है, धोखा दे के ले लेती है, तब भी दैट विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट। सिमिलरली आपको इलस्ट्रेशंस J और K में मिलेगा वो केसेस जहाँ पे आपने अपनी घड़ी फॉर एग्ज़ाम्पल रिपेयर के लिए दी है और आप उस शॉपकीपर को बिना उसके रिपेयर के पैसे दिए हुए आप उसके कस्टडी से वो चीज़ चोरी कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो हावेवर यू आर द ओनर ऑफ द वॉच, बट स्टिल ये जो एक्ट है दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट।
सेकेंड इंग्रेडिएंट है इट हैज़ टू बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो जिस चीज़ की चोरी होगी दैट प्रॉपर्टी हैज़ टू बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में एक्सप्लेनेशन 1 आप पढ़ सकते हैं विच सेज अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज़ अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू थेफ्ट बट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज़ सीवियर्ड फ्रॉम द अर्थ। जैसे कि इलस्ट्रेशन ए में है, ए ने जेड की ग्राउंड पे एक पेड़ लगा हुआ था उसको काटा। So here as soon as A has severed the tree in order to such taking he has committed theft। क्योंकि वो प्रॉपर्टी जब तक पेड़ लगा हुआ था तब तक इट वॉज पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे ही आपने काट लिया इट बिकम्स मूवेबल प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर इट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। थर्ड इंग्रेडिएंट है इट हैज़ टू बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। वर्ड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे पोजेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है एंड नॉट ओनरशिप। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया है थेफ्ट का वो किसी की के पोजेशन से एक मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मूव किया जाना है। ओके, पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। सो ऑब्वियसली अगर वो सपोज एक मरा हुआ आदमी है, एक डेड बॉडी है, जिसने एक डेड बॉडी के कुछ ज्वेलरी है पहन रखी है, उसको किसी ने चोरी कर लिया। सिंस इट इज़ नॉट आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, as that's a dead body, it's not a person as per the definition of IPC, it's not a person anymore, therefore ये theft की कैटेगरी में नहीं आएगा। सिमिलरली एनिमल्स, अगर वाइल्ड एनिमल की चोरी हो रही है तो इट विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट बिकॉज इट इज़ नॉट आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। वाइल अगर कोई टेम्ड एनिमल है, कोई पेट एनिमल है, किसी का पाला हुआ जानवर है, ओनरशिप है किसी और इंसान की या पोजेशन है किसी इंसान का, तब वो चुराया जा सकता है, देन इट विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। ठीक है, जिसके पास से सामान चोरी हो रहा है उसका रियल टाइटल होना या उसका रियल ओनर होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर अपेरेंटली उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसके पोजेशन में प्रॉपर्टी थी, तो चोरी तो उसके पास से अगर लिया जा रहा है, मूव किया जा रहा है प्रॉपर्टी, देन दैट विल बिकम थेफ्ट। एग्जाम्पल के लिए आप इलस्ट्रेशन J, K, N, L ये सभी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोर्ट का कोई क्लर्क है, वो वहाँ से एक फ़ाइल लेकर के जाता है, आपके कोर्ट की फ़ाइल लेकर जाता है और किसी और को, किसी आउटसाइडर को वो फ़ाइल दिखाता है, तो यहाँ पे जो डिस्पोजेशन है वो परमानेंट नहीं है, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ही है। उसका ये भी इंटेंशन है कि वो फ़ाइल वापस ला करके कोर्ट में रख देगा, बट वो थोड़ी देर के लिए किसी को ले जाके वो फ़ाइल दिखाता है। तो यहाँ पे जो डिस्पोजेशन है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए ही है, बट इट इज़ since it is providing unlawful gain to another person and you are not authorized to move the file किसी और को आप अवेलेबल करा रहे हैं, किसी आउटसाइडर को अवेलेबल करा रहे हैं फॉर हिज गेन विदाउट बीइंग ऑथराइज फॉर सच एन एक्ट, देयरफॉर ये जो एक्ट है ये अनलॉफुल गेन दे रहा है, अनलॉफुल गेन का एक्ट है, एंड देयरफॉर इट विल बी एन एक्ट ऑफ थेफ्ट। सिमिलरली अगर कोई ड्राइवर है, वो आपकी कार को लेकर के चला जाता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए चला जाता है, तो वो जो पीरियड अगर वो थोड़ी देर के लिए ही गया है तो भी इट कैन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट। फोर्थ इंग्रेडिएंट हो गया this act has to be without the consent of the person in whose possession the thing is।
ठीक है। कंसेंट इज a very important word which has been defined in IPC section 90। और सेक्शन 90 IPC क्या कहता है, जो कंसेंट है वो वैलिड कंसेंट नहीं होगी, वो कंसेंट तब तक नहीं होगी इफ़ इट इज़ गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स एंड पर्सन डूइंग द एक्ट हैज़ रीजन्स टू बिलीव द सेम। मतलब ये इंजरी के डर से या मिसकंसेप्शन में दिया जा रहा है, ये जो लेने वाला है उसको पता है, वो जानता है, ठीक है। और if the consent is given by a person not capable of giving such consent, मतलब अगर कोई माइनर है या ड्रंक है, कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, अगर उससे आप कंसेंट ले रहे हैं, उसने कंसेंट दे भी दी है, तो दैट कंसेंट विल नॉट काउंट एज अ वैलिड कंसेंट सो फार एज IPC इज कंसर्न्ड। तो कंसेंट हैज़ टू बी सीन, ये जो वर्ड कंसेंट यूज़ किया गया है, इट हैज़ टू बी सीन विद इन द एम्बिट ऑफ एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 90 IPC। And the last ingredient is the person has to move that property in order to such taking। अब ये शब्द जो है moves that property, moves किस लिए, in order to such taking, मतलब such taking जो है you link it with dishonest intention। dishonest intention की fulfillment के लिए जब आप उस प्रॉपर्टी को मूव करेंगे, then the act of theft will be completed there and then। अब मूव्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन 2 आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन 3 और 4 पढ़ेंगे। Explanation 2 says a moving effected by the same act which affects the severance may be a theft। ठीक है, अगर आपने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, ज़ोर से काटा, उससे जो है पेड़ दूर जाके गिरा, या फिर किसी एक कंपाउंड से आपने किसी चीज़ को, मतलब पेड़ को ही ऐसे काटा कि दूसरे कंपाउंड में वो चला गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूविंग भी उसी एक्ट से हो रही है और सिवेरेंस भी उसी एक्ट से हो रहा है। दैट विल fall under the category of theft, that will be considered as theft। Explanation 3 क्या कहता है, a person is said to cause a thing to move by removing any obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it। तो मूव किस किस तरीके से किया जा सकता है, अगर एक रस्सी से गाय बंधी हुई थी, उसको उस रस्सी के नॉट को आपने खोल दिया, मतलब क्या हुआ, यू आर कॉजिंग अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल। वो जो नॉट था दैट वाज द ऑब्स्टिकल जो प्रिवेंट कर रहा था, आपने खोल दिया। सो द मोमेंट यू डिड दैट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कंप्लीटेड प्रोवाइडेड बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हों। सिमिलरली अगर आपने रस्सी काट दी तो भी वही बात है, अगर आपने किसी और तरीके से उसको मूव किया, एक्चुअली मूविंग तो आप जानते ही हैं, कोई चीज़ उठाकर अगर एक जगह से मूव की जाती है, देन ऑल्सो इट इज़ मूविंग। एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहता है, पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल and to move everything which is in consequence of the motion so caused is moved by that animal। इसमें इलस्ट्रेशन C है जो कहता है कि एक A को एक बुलक मिलता है विद अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर और वो उसको दौड़ाता है, ठीक है। तो जैसे वो दौड़ेगा, दैट ऑक्स इज़ रनिंग अलॉन्ग विद दैट, जो ट्रेजर है, ट्रेजर बॉक्स है, वो भी मूव कर रहा है। सो एज सून एज द बुलक बिगन्स टू मूव, ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट, मतलब थेफ्ट का जो एक्ट है वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये चीज़ें इतनी इंट्रिकेटली इम्पॉर्टेंट तब हो जाती हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी सेक्शन के साथ सेक्शन 511 लगा हुआ है, मतलब अटेम्प्ट है, तो हम इतना इंट्रिकेटली मूव्स के बारे में इतना डिस्कशन या इतने एक्सप्लेनेशन इसलिए दिए गए हैं बिकॉज द मोमेंट दैट बुलक इज कॉज्ड टू मूव और द मोमेंट यू अनटाई दैट नॉट, उसी वक्त जो एक्ट है जो थेफ्ट का वो कंप्लीट हो गया. इट विल नो मोर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ 511. तब तक वो अटेम्प्ट नहीं रह गया, कंप्लीट हो गया. सो यू कैन नॉट रिड्यूस इट टू 511. अटेम्प्ट नहीं कहेंगे, तब आपका जो थेफ्ट था, जो एक्ट था, दैट इटसेल्फ हैज़ बीन कंप्लीटेड. तो ये थे 5 इंग्रेडिएंट थेफ्ट के. मुझे लग रहा है वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको लगा कि ये वीडियोज़ अच्छा है तो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय गिविंग मी अ लाइक और शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू माय चैनल. दैट्स इट. आप पढ़ते रहिए, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है. अगर आप अपनी कोई सक्सेस स्टोरी देंगे, अगर आप ये बताएंगे कि आप कितने अच्छे से उस चीज़, दैट ऑल्सो विल बी सफिशिएंट फॉर मी. थैंक यू.